हिंदी माध्यम की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 15 प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी का परिचय पढ़ेंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको प्रायिकता पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगी और फिर प्रश्नावली 15.1 और अन्य प्रश्नावलियों के सभी प्रश्नों को हल करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। और इस वीडियो के अंत में हम सिक्के के बारे में पढ़ेंगे, पासे के बारे में पढ़ेंगे और ताश के पत्तों के बारे में भी पढ़ेंगे, जिससे आपको प्रश्नावली 15.1 के प्रश्नों को हल करने में बहुत ही मदद मिलेगी। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, जिससे आपकी प्रायिकता के सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, आपका कोई भी डाउट ना रहे। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं प्रायिकता की। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन को दबाकर, और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारे नए-नए वीडियोस के भी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता के बारे में कक्षा 9 में भी हम पढ़ चुके हैं। कक्षा 9 में हमारा अध्याय 15 था प्रायिकता। कक्षा 10 में भी हमारा अध्याय है 15 प्रायिकता। तो यदि आपने कक्षा 9 का हमारा वीडियो नहीं देखा है प्रायिकता का, तो उसे अवश्य देखें। उससे आपको कक्षा 10 में प्रायिकता को समझने में बहुत मदद मिलेगी। तो कक्षा 9 में जो प्रायिकताएं हमने पढ़ी थी वो क्या थी? कक्षा 9 में हम घटनाओं की प्रायोगिक या अनुभाविक प्रायिकताओं के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, जो वास्तविक प्रयोगों के परिणामों पर आधारित थी। तो कक्षा 9 में जो हमने प्रायिकता पढ़ी थी वो वास्तविक प्रयोगों के परिणामों पर आधारित थी। परंतु कक्षा 10 में हम जो प्रायिकता पढ़ेंगे वो सैद्धांतिक प्रायिकता होगी, यानी कि थ्योरेटिकल प्रायिकता, जो कि वास्तविक प्रयोगों के परिणामों पर आधारित नहीं होगी। वो थ्योरेटिकल होगी, वो सैद्धांतिक होगी। तो अब हम शुरू करते हैं कक्षा 10 की प्रायिकता के बारे में। तो जैसा कि हमने कक्षा 9 में भी पढ़ा था, हमें दैनिक जीवन में इस प्रकार के कई कथन सुनने को मिलते रहते हैं, जैसे कि संभवतः आज वर्षा होगी, या मुझे संदेह है कि वह इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, वार्षिक परीक्षा में कविता के प्रथम आने की संभावना सबसे अधिक है, आज के मैच में भारत के टॉस जीतने का संयोग 50 से 50 है, मतलब 50-50 है। यहाँ ऊपर कथनों में प्रयुक्त संभवतः, संदेह, संभावना, संयोग आदि शब्दों में अनिश्चितता की भावना बनी रहती है। जैसे कि हम कह रहे हैं ना, संभवतः आज बारिश होगी, तो संभवतः मतलब जरूरी नहीं हो भी सकती है। मुझे संदेह है कि वो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, मुझे संदेह है लेकिन वो फिर भी उत्तीर्ण हो तो सकता ही है। वार्षिक परीक्षा में कविता के प्रथम आने की संभावना सबसे अधिक है, परंतु कोई और जो है विद्यार्थी हो सकता है वो प्रथम आ जाए, ज्यादा मेहनत कर ले। तो आज के मैच में भारत के टॉस जीतने का संयोग 50-50 है। तो इन सब में क्या है, अनिश्चितता की भावना बनी रहती है। अनेक स्थितियों में प्रायिकता की सहायता से संभवतः आदि जैसी अनिश्चितताओं का हम संख्यात्मक रूप से मापन किया जा सकता है। ठीक है, जो अनिश्चितता है, संभवतः, संदेह, ठीक है, तो जैसी अनिश्चितताओं का जो है हम संख्यात्मक रूप से मापन कर सकते हैं, किससे, किसकी मदद से, प्रायिकता की मदद से। यद्यपि प्रायिकता की व्यक्ति व्युत्पत्ति जुए के खेल से हुई। जो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, उसकी शुरुआत तो जुए के खेल से हुई थी, ये जानकर आपको आश्चर्य होगा। फिर भी इसका व्यापक प्रयोग आजकल भौतिक विज्ञान, वाणिज्य, जैविक विज्ञान, आयुर्विज्ञान, मौसम का पूर्वानुमान आदि क्षेत्रों में हो रहा है। ठीक है, तो देखिए, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी की शुरुआत तो जुए के खेल से हुई, लेकिन आज उसका प्रयोग कहाँ कहाँ हो रहा है, सब जगह उसका प्रयोग हो रहा है। प्रायिकता में अभिप्रयोग एक क्रिया है जिससे एक या अधिक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम सिक्के को उछालते हैं, ये एक अभिप्रयोग है, ये एक ट्रायल है। ये एक क्रिया है जिसमें एक या अधिक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। जैसे कि सिक्के को उछालते हैं तो या तो हमें चित्त प्राप्त होगा या पट प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये अभिप्रयोग कहलाता है। परिणाम का आना अभिप्रयोग की एक घटना है। जैसे सिक्के को उछाला, ये अभिप्रयोग है। अब सिक्के को उछालने पर चित्त आया या पट आया, वो एक घटना है, इवेंट है। एक अभिप्रयोग में घटना प्रयोग के कुछ परिणामों का संग्रह होती है। ठीक है, जो अभिप्रयोग होता है वो घटना प्रयोग के कुछ परिणामों का संग्रह होती है। जैसे कि हमने अभिप्रयोग किया, सिक्के को उछाला, तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, चिताना या पटाना। चिताना पटाना क्या है, घटना है। तो हम कह सकते हैं कि अभिप्रयोग में घटना प्रयोग के कुछ परिणामों का संग्रह होती है। तो ये एक घटना है, प्रयोग के कुछ परिणामों का संग्रह होती है। जैसे कि अगर हम किसी पासे को फेंकें,
ठीक है, तो पासे को फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो परंतु अगर हम कहें कि सम संख्या है या विषम संख्या है, तो सम संख्या होगी 2 4 6, विषम होगी 1 3 5। तो 1 3 5 घटनाएं हैं। ठीक है, तो विषम आना कुछ परिणामों का संग्रह हो गया। उसी प्रकार सम 2 4 6, 2 4 और 6 ये अलग अलग घटनाएं हैं। तो सम संख्या आना कुछ परिणामों का संग्रह हो गया, घटना के कुछ परिणामों का संग्रह हो गया। कक्षा 9 में हमने पढ़ा था आनुभाविक प्रायिकता के बारे में। तो मान लीजिए कि अभी प्रयोगों की कुल संख्या n है। ठीक है, प्रयोगों की जो है कुल संख्या n है मान लिया हमने। तो घटना ई के घटने की अनुभाविक प्रायिकता किस प्रकार परिभाषित करेंगे हम? घटना ई के घटने की अनुभाविक प्रायिकता होगी पीई बराबर अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना ई घटी है बटे अभिप्रयोगों की कुल संख्या। ठीक है, ये सूत्र हम कक्षा 9 में भी पढ़ चुके हैं। आप फिर से ध्यान रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है आपके लिए। तो आइए अब हम प्रायिकता के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। मान लीजिए एक सिक्के को यादृच्छा उछाला जाता है। तो ये यादृच्छा वर्ड शब्द जो है बहुत बार आएगा आपका अध्याय 15 में। तो यादृच्छा का मतलब होता है रैंडम। ठीक है, रैंडम मतलब बिना देखे। ठीक है, तो जब भी यादृच्छा का मतलब है उसका मतलब होगा रैंडम, रैंडम यानी कि बिना देखे। तो यादृच्छा उछाल रैंडम टॉस से हमारा तात्पर्य है कि सिक्के को बिना किसी पक्षपात या रुकावट के स्वतंत्रता पूर्ण गिरने दिया जाता है। जैसे कुछ बच्चे क्या होता है, चीटिंग कर लेते हैं। ठीक है, जब सिक्का गिर रहा होता है तो उसे अपने हिसाब से गिराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई पक्षपात ना किया जाए, ठीक है, और सिक्के को उछाला जाए, ठीक है, और सिक्के को स्वतंत्रता पूर्वक गिरने दिया जाए, तो उस उछाल को कहते हैं हम यादृच्छा उछाल। ठीक है, तो यादृच्छा का मतलब होता है कि रैंडमली, ठीक है, बिना किसी पक्षपात के। हम एक सिक्के की बात करते हैं तब हम यह कल्पना करते हैं कि वह सिक्का न्याय संगत है। जैसे कि कुछ बच्चों ने शोले पिक्चर देखी होगी। शोले पिक्चर में जो अमिताभ बच्चन सिक्का का प्रयोग करता है वो न्याय संगत नहीं होता है। उसमें दोनों तरफ एक ही चीज होती है। ठीक है, पर जब भी हम सिक्के की बात करेंगे तो हम बात करेंगे न्याय संगत सिक्के की। उसके एक तरफ चित्त होगा, एक तरफ पट्ट होगा। ठीक है, और जो है वो बराबर 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 चित्त और पट्ट पर गिरेगा। अर्थात वह सममित सिमेट्रिकल है ताकि कोई कारण ना हो वह एक ही ओर या दूसरी ओर की अपेक्षा अधिक गिरे। ठीक है, तो मतलब कि वो जो बनावट होगी उस सिक्के की वो ऐसी नहीं होगी कि वो एक तरफ ज्यादा गिरे। हम सिक्के के इस गुण को अपक्षपातपूर्ण अनबाइस्ड होना कहते हैं। ठीक है, तो इस अध्याय में हम सिक्कों के बारे में जितना भी पढ़ेंगे वो अपक्षपातपूर्ण सिक्कों के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, खराब सिक्कों के बारे में हम अध्ययन नहीं करेंगे। तो बच्चों अब हम चर्चा कर लेते हैं समप्रायिक परिणामों की। ठीक है, समप्रायिक परिणाम क्या होते हैं? परिणाम चित्त और पट समप्रायिक हैं। ठीक है, जितनी प्रायिकता चित्त आने की है उतनी ही पट आने की है, जितनी संभावना चित्त आने की है उतनी ही पट आने की है। तो ऐसे परिणाम जिनकी संभावना बराबर हो, जिनकी प्रायिकता बराबर हो, वो समप्रायिक परिणाम कहलाते हैं। जैसे कि पासे को फेंकने पर 1 2 3 4 5 6 में से किसी भी एक संख्या का आना, उसकी प्रायिकता क्या है? समप्रायिक परिणाम है ये सारे। ठीक है, जितनी संभावना 1 के आने की उतनी संभावना 6 के आने की है। तो लेकिन जितने भी प्रयोग होते हैं उन सभी प्रयोगों के परिणाम संप्रायिक होना आवश्यक नहीं है। कुछ प्रयोगों के परिणाम संप्रायिक होते हैं, कुछ प्रयोगों के परिणाम संप्रायिक नहीं होते हैं। ठीक है, पर संप्रायिक परिणाम क्या होते हैं? जब परिणामों की आने की प्रायिकता बराबर हो तो वो परिणाम कहलाते हैं संप्रायिक परिणाम। तो कक्षा 10 में जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है सैद्धांतिक प्रायिकता को। तो सैद्धांतिक प्रायिकता क्या होती है? किसी घटना ई की सैद्धांतिक प्रायिकता, जिसे परंपरागत प्रायिकता भी कहते हैं, उसका सूत्र क्या होता है? किसी घटना ई के होने की प्रायिकता ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। ठीक है, ई होने के जितने अनुकूल परिणामों की संख्या होगी बटे प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। जैसे जैसे उदाहरण से समझें, जैसे कि सिक्का उछाला, तो चित्त के आने की संभावना और पट के आने की संभावना, या चित्त के आने की प्रायिकता और पट के आने की प्रायिकता कैसे ज्ञात करें? चित्त के आने के एक सिक्के को उछालने पर चित्त या पट दो परिणाम आ सकते हैं। तो कुल कितने परिणाम हो गए? दो। ठीक है, चित्त कितनी बार आया? एक बार। तो चित्त हो जाएगा एक। तो इस प्रकार जो है हम सैद्धांतिक प्रायिकता को निकाल लेते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जैसे पासे को फेंका तो कुल परिणाम कितने होंगे? 6। और दो के आने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी? दो एक ही बार आएगा तो एक, तो 1/6। तो इसी प्रकार हम जो है सैद्धांतिक प्रायिकता निकालते हैं। तो सैद्धांतिक प्रायिकता का सूत्र याद कर लीजिए। ये प्रश्नावली 15.1 के सभी प्रश्न आपके इसी सूत्र पर आधारित हैं। तो ई के होने की प्रायिकता क्या है? घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या।
तो ये सूत्र बहुत आवश्यक है, इसे हमेशा के लिए याद कर लीजिए आप। प्रायिकता के कुछ गुणों का अध्ययन कर लेते हैं हम। सभी प्रायिकताओं का योगफल जो है वो एक होता है। ठीक है। तो जैसे कि किसी घटना के होने की संभावना या प्रायिकता P1 है, किसी दूसरी घटना के होने की प्रायिकता P2 है, किसी तीसरी घटना के होने की प्रायिकता P3 है, nवें घटना की होने की प्रायिकता PEN है। तो इन सभी प्रायिकताओं का योग कितना होगा? एक होगा। ठीक है। किसी भी प्रयोग में सभी प्रायिकताओं की योग का योगफल कितना होता है? एक होता है। इसको याद कर लीजिए, बहुत ही काम की चीज है ये आपके। प्रायिकता के और गुण पढ़ लेते हैं हम। किसी घटना की प्रायिकता शून्य या जीरो से बड़ी या उसके बराबर होती है। किसी घटना की प्रायिकता एक से छोटी या उसके बराबर होती है। इसका मतलब क्या है? किसी भी घटना ई की प्रायिकता या तो शून्य के बराबर होगी या शून्य से बड़ी होगी, और उसी घटना ई की प्रायिकता या तो एक से छोटी होगी या एक के बराबर होगी। तो किसी भी घटना की प्रायिकता शून्य के बराबर या शून्य से बड़ी होती है, परंतु एक के बराबर या एक से छोटी होती है। अगर हम प्रतिशत में बात करें तो किसी भी घटना की प्रायिकता 0% के बराबर या उससे अधिक होती है और 100% के बराबर या उससे कम होती है। प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ये आप ध्यान रखिएगा, प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। उस घटना जिसका घटित होना असंभव है की प्रायिकता शून्य होती है। तो ऐसी घटना जिसका घटित होना असंभव है, उसकी प्रायिकता शून्य होती है, और ऐसी घटना को हम असंभव घटना कहते हैं। जैसे कि कोई कहे कि सूरज जो है पश्चिम से उगेगा पूरब की जगह, तो सूरज का पश्चिम से उगना उगना ये क्या है? असंभव घटना है। ठीक है, क्योंकि सूरज हमेशा पूर्व से उगता है। ठीक है। तो वह घटना जिसका घटित होना असंभव है की प्रायिकता शून्य होती है। तो सूरज के पश्चिम से उगने की प्रायिकता कितनी होगी? शून्य होगी, क्योंकि सूरज का पूरब से उगना एक असंभव घटना है। तो एक असंभव घटना की प्रायिकता शून्य होती है। उसी प्रकार उस घटना जिसका घटित होना निश्चित है, श्योर है, उसकी प्रायिकता एक होती है, और ऐसी घटना को अवश्य या निश्चित घटना कहते हैं। ठीक है। वो घटना जिसका घटित होना निश्चित ही है। ठीक है, जैसे कि सूरज का पूर्व से निकलना, ये निश्चित घटना है। तो सूरज के पूर्व से निकलने की प्रायिकता क्या होगी? एक होगी। तो ऐसी घटना जो अवश्य या निश्चित घटना होती है, उसकी प्रायिकता एक होती है। एक और गुण के बारे में पढ़ लेते हैं प्रायिकता की। अगर पीई जो है किसी घटना ई की प्रायिकता है, और पीई डैश घटना ई नहीं की प्रायिकता है, कि घटना ई घटित नहीं होगी, उसकी प्रायिकता है पीई डैश, तो फिर पीई धन पीई डैश बराबर एक होगा। यानी कि घटना ई के घटने की प्रायिकता धन घटना ई के ना घटने की प्रायिकता का योग एक होगा। तो घटना ई की प्रायिकता धन घटना ई के नहीं घटने की प्रायिकता का योग एक होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। इस पे आधारित कई प्रश्न हैं आपकी प्रश्नावली 15.1 में। तो इस सूत्र को आप अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत ही आसान सूत्र है। आइए अब हम सिक्के के बारे में पढ़ लेते हैं। इस अध्याय में सिक्के, पासे और ताश के पत्तों, इनकी जानकारी होना आपके लिए आवश्यक है। तो हम इनकी छोटी छोटी जानकारी को पढ़ लेते हैं, जिससे आपको प्रश्नों को हल करने में बहुत आसानी होगी। तो अभी हम सिक्के के बारे में पढ़ लेते हैं। तो एक सिक्का होता है, इस सिक्के के दो पहलू होते हैं, चित्त और पट। ठीक है। तो चित्त को जो है अंग्रेजी में हम हेड कहते हैं, और उसे एच से दर्शा देते हैं, हेड का एच ले लेते हैं। ठीक है। तो चित्त को अंग्रेजी में हेड कहते हैं, और एच हेड का एच पकड़ लेते हैं हम। उसी प्रकार पट जो होता है, पट को अंग्रेजी में हम टेल कहते हैं, और टेल का जो है टी पकड़ लेते हैं। ठीक है, टी से दर्शाते हैं इसको। अब जो सिक्का है, एक सिक्कों को उछालने पर संभावित परिणाम क्या है? या तो चित्त आएगा या पट आएगा। चित्त यानी कि हेड यानी कि एच, टेल यानी कि पट यानी कि टी। ठीक है। तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी कि चित्त आएगा या पट आएगा। तो एक सिक्के को उछालने पर संभावित परिणामों की कुल संख्या कितनी आ गई? दो आ गई हमारी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। कभी कभी दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, या एक सिक्के को दो बार उछाला जाता है। तो दो सिक्कों को उछालने पर संभावित परिणाम, या एक सिक्के को दो बार उछालने पर संभावित परिणाम क्या होते हैं? कि जो पहला सिक्का है वो हेड हेड हो, चित चित हो, और दूसरा सिक्का पहली बार चित हो, दूसरी बार पट हो। ठीक है, पहली बार हेड हो, दूसरी बार टेल हो। या फिर पहला सिक्का दोनों बार तो टेल हो यानी कि पट हो, और पहला सिक्का दूसरा सिक्का जो है एक बार हेड हो, दूसरी बार टेल हो। ठीक है। तो ये चार परिणाम निकलते हैं, यानी कि इसको हिंदी में समझिए, दोनों चित्तों या दोनों पटों, या पहला चित्त दूसरा पट, या पहला पट दूसरा चित्त। तो कुल कितने परिणाम है ये? एक, दो, तीन, चार। तो संभावित परिणामों की कुल संख्या आ गई चार। तो दो सिक्के उछाले या एक सिक्के को दो बार उछाला, तो संभावित परिणामों की कुल संख्या आ गई चार।
जब 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाएगा या एक सिक्के को 3 बार उछाला जाएगा, तो 3 सिक्कों को उछालने पर संभावित परिणाम क्या होंगे? देखो, अगर पहले दोनों सिक्के हेड हेड हैं, चित चित हैं, तो तीसरा सिक्का या तो चित होगा या पट होगा। उसी प्रकार अगर पहला सिक्का चित है, दूसरा पट है, ठीक है, पहला चित दूसरा पट, तो तीसरा सिक्का या तो चित होगा या पट होगा। फिर अगर पहला सिक्का पट है, दूसरा चित है, तो तीसरा सिक्का या तो चित होगा या पट होगा। फिर अगर पहले दूसरे सिक्के दोनों पट पट हैं, ठीक है, तो तीसरा सिक्का या तो चित होगा या पट होगा। तो इस प्रकार कितने परिणाम मिले हमें? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हम कह सकते हैं 3 सिक्कों को उछालने पर संभावित परिणाम कितने आ गए? हमारे 8 आ गए। तो देखो, एक सिक्के को उछाला तो संभावित परिणाम 2, 2 को उछाला तो 4, 3 को उछाला तो 8, तो एक को उछाला तो 2 की घात 1 यानी कि 2, 2 को उछाला तो 2 की घात 2 यानी कि 4, 3 को उछाला तो 2 की घात 3 यानी कि 8। अगर n सिक्कों को उछालेंगे तो आएगा 2 की घात n संभावित परिणाम। ठीक है, तो संभावित परिणाम कितने होते हैं? 2 की घात n, जब सिक्कों की बात करते हैं तो, और n वहां पर होता है सिक्कों की संख्या। आइए अब हम पासे की बात कर लेते हैं। तो पासे को जब हम उछालते हैं, ठीक है, तो पासे के 6 फलक होते हैं। ठीक है, हमने सांप सीढ़ी खेलते हुए, लूडो खेलते हुए पासे का प्रयोग किया है। तो पासे को एक बार फेंकने पर केवल 6 ही संभावित परिणाम होंगे, जो उसके 6 फलक हैं, और उसके 6 फलक पर क्या अंकित होता है? 1 2 3 4 5 या 6। तो यही परिणाम हमें मिलते हैं जब हम पासे को फेंकते हैं तो। ठीक है, हम तो चाहते हैं कि हमारा 6 आता रहे, ठीक है, परंतु 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। तो यही संभावित परिणाम है 1 2 3 4 5 6 जब हम पासे को फेंकते हैं तो संभावित परिणामों की कुल संख्या क्या है जब पासे को फेंका जाता है? तो 6 है। तो इसको आप याद रखिएगा। आइए बच्चों, वैसे तो बचपन में मना किया जाता है कि ताश के पत्तों से नहीं खेलना चाहिए, ठीक है, लेकिन अब क्या करें? प्रायिकता में जो है हमें ताश के पत्ते की थोड़ी बहुत जानकारी होना आवश्यक है। तो हम उतनी जानकारी ले लेते हैं जितनी प्रायिकता के प्रश्नों को हल करने में हमें मदद मिले। मैं भी नहीं कहूंगा आपसे कि आप ताश के पत्तों को खेलें, ठीक है। तो ताश के पत्तों की एक गड्डी होती है, उस गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? क्या आप बता सकते हैं? मुझे पता है, आप बता दोगे। आपको पता है, ताश की पत्ती की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या होती है 52। ठीक है, जिनको नहीं पता वो इसको याद कर लेंगे, और जिनको पता है उनके लिए बहुत अच्छा। तो बच्चों, ताश के पत्तों में जिन्होंने ताश के पत्ते खेले हैं उनके लिए तो आसान है, जिन्होंने नहीं खेले उनके लिए थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक तो पान के पत्ते होते हैं कुछ, ठीक है, तो पान के कुल पत्ते कितने होते हैं? 13 होते हैं। 4 तरह के पत्ते होते हैं ताश के पत्तों में, ठीक है। एक होता है पान के पत्ते, तो 13 पान के पत्ते होते हैं। फिर ईंट के पत्ते, और ये दोनों लाल रंग के होते हैं, पान और ईंट। ईंट के भी 13 पत्ते होते हैं। फिर होते हैं हमारे हुकुम के पत्ते। हुकुम के पत्ते काले रंग के होते हैं, ये भी 13 पत्ते होते हैं हुकुम के। और चिड़ी के पत्ते होते हैं फिर इस तरह के, ये भी काले रंग के होते हैं। तो हुकुम के चिड़ी के पत्ते भी 13 होते हैं। अब इन 13 13 13 को जोड़ेंगे तो हमें 52 मिल जाएगा, तो गड्डी में 52 पत्ते आ गए, ठीक है। तो अब लाल रंग के पत्तों की बात करें तो 13 13 को जोड़ेंगे तो 26 आएगा। उसी तरह काले पत्तों की बात करें तो 13 13 को जोड़ते हैं तो 26 आता है। तो ये ताश के पत्तों की कुछ गुण हैं। ताश के पत्तों के एक और गुण के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि होता है तस्वीर वाले पत्ते। तो तस्वीर वाले 3 तरह के पत्ते होते हैं। पहला ये जो होता है इसको कहते हैं हम गुलाम। ये जो होता है इस तरह का, लड़की की फोटो बनी होती है, ठीक है, तस्वीर बनी होती है, ये होता है बेगम। और ये जो राजा जैसा बना हुआ है, ठीक है, इसको कहते हैं हम बादशाह। ठीक है, तो गुलाम, बेगम, बादशाह 3 तरह के तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। ठीक है, तो कुल कुल कितने तरह के पत्ते थे हमारे? पान, ईंट, हुकुम, चिड़ी। तो तस्वीर वाले पत्ते भी वैसे ही होंगे, 3 पान के होंगे, 3 हुकुम के होंगे, 3 चिड़ी के होंगे और 3 ईंट के होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कुल तस्वीर वाले पत्ते कितने होंगे? तस्वीर वाले कुल पत्ते 12। 3 धन 3 धन 3 धन 3 जोड़ेंगे तो मिलेगा 12। तो तस्वीर वाले कुल पत्ते हमें मिलेंगे 12। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो है हमारा अध्याय 15 प्रायिकता का परिचय समाप्त होता है। आप हमारे अध्याय 15 के बाकी सभी वीडियोस को अवश्य देखें, जिससे आपको प्रश्नों को हल करने में बहुत मदद मिलेगी। अध्याय 15 के वीडियोस को देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने पर आपको अध्याय 15 के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अपने सभी हिंदी माध्यम के दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में और हमारे वीडियो के बारे में बताएं, ताकि हिंदी माध्यम के अधिक से अधिक छात्र हमारे चैनल और वीडियोस का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। धन्यवाद दोस्तों।